हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम वेरी सॉरी, 7 बजे के शेड्यूल का कह रखा और अचानक पहले बीच में हाजिर हो गया मैं। आप सब लोग बढ़िया हैं एकदम। नमस्कार। हाँ, मैं आ गया हूँ। आनंद जी, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। गुरु जी, आ ही जाओ, मैं आ गया हूँ। आज हम लोग बात करना चाहते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में। बात हमारी सिलसिला जारी है। हम लोग आज बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। कल भी कुछ लोगों ने, मित्रों ने ये कहा था कि राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने कुछ फैक्ट्स नहीं देखे। इसकी जानकारी है मुझे, और प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया, एक रणनीति बनाई है कि आज तो हम लोग केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री को लेकर संविधान में क्या पोजीशन है उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, पंडित नेहरू जी से लगाकर वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन समय क्या क्या घटना ऐसी घटित हुई जिन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। क्योंकि कई सारे संविधान संशोधन किए गए होंगे, कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसमें बहुत सारी कमेटीज वगैरह बनाई होगी, कई सारे ऐसे राजनीतिक समीकरण रहे होंगे। तो वहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न कभी बन जाते हैं। कई बार घटनाओं को सीक्वेंस में लिखे, इस संदर्भ में भी प्रश्न बन जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग प्रधानमंत्री, जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज तो हम लोग केवल संविधान में प्रधानमंत्री को लेकर क्या प्रावधान कर रखे उस पर बातचीत करेंगे, और इसके बाद में जो भी टाइम सेट होगा उसमें हर प्रधानमंत्री के समय कौन कौन सी घटनाएं रही उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ, मोटाराम जी गुड आफ्टरनून। मनीषा जी थैंक्स, उत्कर्ष थैंक मनीषा जी। हेलो सभी को नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या है प्रधानमंत्री को लेकर संवैधानिक स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना, एक आर्टिकल है आर्टिकल 74। यहाँ से किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है। ओरिजिनल आर्टिकल 74 क्या था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 74 में क्या क्या अमेंडमेंट कर दी गई, और इसके बाद में आज की पोजीशन क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 यूं कहता है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। इसी आर्टिकल 74 में यह भी लिखा हुआ है, इस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा, ऐसा लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। संतोष जी, कोई राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है क्या। यह शायद आप प्रणव दाव के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा चलने लग गई है। शिवसेना ने कहा 2019 में प्रणव दा के नेतृत्व में नई सरकार बन सकती है। संतोष जी, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, या सुप्रीम कोर्ट में जज हो, मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे कुछ भी हो, आफ्टर द रिटायरमेंट उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब चुनाव लड़ने का अधिकार है तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी प्रकार का पद प्राप्त कर सकता है, वो प्रधानमंत्री का पद भी प्राप्त कर सकता है। तेरा 74 को देखिए, राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल भारत का संविधान है, उस मूल भारत के संविधान में आर्टिकल 74 में यह लिखा हुआ था, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। ये ओरिजिनल 74 आपके सामने है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में ये संशोधन किया गया और ये लिख दिया गया, राष्ट्रपति की सहायतार्थ मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करेंगे, यानी मंत्री परिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ। इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की एडवाइस अनिवार्य कर दी गई थी। अब आप मुझसे पूछेंगे आज क्या लिखा हुआ है, तो आपको बता देते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार के समय हुआ। इस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की एडवाइस जो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य की गई थी, इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 74 में
एक नई बात जोड़ दी गई और वो नई बात यह है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जरा सुनिए आप। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया अनुच्छेद 74 में, और आज यही प्रावधान संविधान में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 74 में क्या उल्लेखित है तो जरा सुनिए। राष्ट्रपति की सहायतार्थ एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेंगे, और आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये बात भी आर्टिकल 74 में लिखी हुई है। दोस्तों, इसके साथ में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 74 में एक बात और लिखी हुई है। मंत्री परिषद ने, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को किस बात की सलाह दी, क्या सलाह दी, इसे किसी भी न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस बात का भी उल्लेख आर्टिकल 74 में है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। आज हमारा केवल और केवल कंसंट्रेशन, केवल और केवल फोकस जो है प्रधानमंत्री पद को लेकर, भारत के संविधान में क्या स्थिति है उसको लेकर है। आर्टिकल 75 सुनिए जरा, अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 75 में की जो भावना है उसमें ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में जो लिखा हुआ है वो ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, यानी प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 75 में। अब आप मुझसे एक यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रधानमंत्री की क्या योग्यता है, इस संदर्भ में संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो मित्रों, एकदम मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री खुद एक मंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री खुद की किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री एक मंत्री है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 माह में सदस्य बनना होता है। तो अगर आप मुझसे प्रश्न पूछोगे प्रधानमंत्री पद की योग्यता के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, तो स्पष्ट बता देना चाहता हूं, पर्टिकुलर प्रधानमंत्री पद की योग्यता के संदर्भ में संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है, और मंत्री पद की योग्यता के एक संदर्भ में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, और वो अगर संसद का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 माह में संसद का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 75 में क्या लिखा हुआ है? 75 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और उन्हें शपथ दिलाएंगे। अब देखिए 75 में कहीं पर भी शपथ शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 75 में केवल इतना ही लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। केवल नियुक्ति का उल्लेख है, वहां ना तो शपथ का उल्लेख है और न ही इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। इस प्रकार की शब्दावली भी आर्टिकल 75 में लिखी हुई नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखें। दोस्तों, मैं कुछ बातें हैं, हाँ अशोक जी, मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ, 30 मिनट के लिए लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरी खुद की कोशिश या मेरा खुद का प्रयास है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा बातचीत करूं, आप लोगों के साथ हमेशा इंटरेक्शन करूं, और इसी को देखते हुए शेड्यूल को सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से अचानक आपको एकदम तुरंत इंफॉर्मेशन दी और हाजिर हो गया। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। वहां पर यह शब्दावली लिखी हुई नहीं है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। तो फिर आप मुझसे पूछोगे, जैसा कि मनीष जी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्र क्या होनी चाहिए। मनीष जी, प्रधानमंत्री की उम्र नहीं होती है, प्रधानमंत्री की किसी प्रकार की कोई उम्र नहीं होती। तो आप मुझसे कहेंगे क्या फिर 4 साल के बच्चे को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री चूंकि मंत्री होता है
और मंत्री बनने की क्वालिफिकेशन है संसद का सदस्य होना चाहिए। और संसद में दो हाउस है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। आप लोग जानते हैं लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष है और राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता 30 वर्ष है। तो आप अगर कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होनी ही चाहिए, वरना इनकी कोई आयु नहीं होती है। पिंकी जी 35 वर्ष आप कहाँ से लेकर आ गए? प्रदीप जी 25 वर्ष नहीं बोलना है, क्योंकि इस प्रकार की कोई योग्यता संविधान में लिखी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 माह में उसको संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। आर्टिकल 75 में आगे क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 में यह लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, न केवल मंत्रियों को नियुक्त करेंगे बल्कि उन्हें शपथ भी दिलाएंगे, ऐसा आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्री नियुक्त भले ही राष्ट्रपति कर रहे हो, लेकिन कौन बनेगा मंत्री ये प्रधानमंत्री तय करेगा। प्रधानमंत्री जो सूची बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति को उसी सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है। अगर राष्ट्रपति को किसी नाम पर आपत्ति है तो भी प्रधानमंत्री ने जो सूची भेजी है उसी सूची के अनुसार उन्हें मंत्री नियुक्त करने होंगे। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री के संदर्भ में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78। लेकिन अनुच्छेद 78 को जानने से पहले मैं एक आपको अनुच्छेद 77 भी बता देता हूं। आर्टिकल 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 यूं तो हमको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति से संबंधित है, और वैसे भी राष्ट्रपति से संबंधित ही है। वहां लिखा हुआ है संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ऐसा 77 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 77 में यह भी लिखा हुआ है, संघ सरकार में मंत्रियों के बीच में जब विभागों का बंटवारा हो जाता है तो मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के संदर्भ में बहुत प्रकार के कार्य आवंटन के नियम, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो बनाने पड़ते हैं। वो जो नियम है वो नियम राष्ट्रपति बनाएगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 77 में है। तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं प्रधानमंत्री टॉपिक की बात करता करता बार बार राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही होगी। देखिए, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। लेकिन मंत्रियों के बीच में जब विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है तो उन बंटवारे के संदर्भ में बहुत प्रकार के नियम बनाने पड़ते हैं, जिसे हम लोग कार्य आवंटन के नियम कहते हैं। ये कार्य आवंटन के नियम अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति बनाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आर्टिकल है 78। 78 क्या कहता है, जरा इसको सुनिएगा। आर्टिकल 78 ये कहता है, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है, इट्स ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, सीधा सा प्रश्न आ सकता है, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा। यस, आप एकदम सही कह रहे हैं वर्षा जी, राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित 78 आर्टिकल एकदम सही कह रहे हैं। सीधा सवाल आ सकता है, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। आप मुझसे पूछेंगे प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या है, तो जरा देखिए, आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री के 3 संवैधानिक कर्तव्य है। और 3 संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? 78 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर देश के प्रशासन के संदर्भ में, क्या लिखा हुआ है? देश के प्रशासन के संदर्भ में उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाएगा। प्रशासन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाने का उल्लेख आर्टिकल 78 में। एक आर्टिकल 78 में यह भी लिखा हुआ है, राष्ट्रपति यदि प्रधानमंत्री से विधि निर्माण के संदर्भ में कोई जानकारी मांगते हैं तो इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाना भी प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। इस बात का भी उल्लेख आर्टिकल 78 में कर रखा है। इसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री जी को ये कहते हैं कि किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाइए, तो आर्टिकल 78 में ये भी लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाना, मंत्री परिषद में चर्चा करवाना भी प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, ऐसा आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रशासनिक जानकारी, विधिक जानकारी, हाँ मकसूद जी सही कह रहे हैं आप, धोखा हो गया। हाँ मुझे आना तो शाम को ही था, 7 बजे आना था, लेकिन मेरा कुछ पहले से कोई काम हो गया, इस वजह से मुझे आप लोगों के बीच में अचानक आना पड़ा, 3 बजे ही मैं आ गया हूँ। तो प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 78 में, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। और कौन कौन से आर्टिकल हो सकते हैं जरा वापस देखिएगा। 74 आपको मालूम है, 75 आपको मालूम है, 78 आर्टिकल आपको मालूम है। लेकिन एक प्रश्न है, कैबिनेट के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख आता है क्या? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 352, आर्टिकल 352, और मेरे हिसाब से आप इस बात को जानते होंगे, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अब आप अचानक मुझसे एक प्रश्न पूछोगे, प्रधानमंत्री टॉपिक पर बात करते करते मैं अचानक राष्ट्रीय आपातकाल पर कैसे आ गया? आना जरूरी है। अनुच्छेद 352 में एक शब्द लिखा हुआ है कैबिनेट। अनुच्छेद 352 में एक शब्द लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। ये मंत्रिमंडल क्या है? ये मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद के जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द परिभाषित कर रखा है और उसमें साफ लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल का मतलब है प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 74, 75, 78 के बाद में अनुच्छेद 352 भी है जो प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख करता है, या यूं कर दीजिए प्रधानमंत्री पद का उल्लेख करता है, और यह बताता है कि कैबिनेट का मतलब होता है प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब हम लोग आर्टिकल 78 की बात करते हैं तो एक और प्रश्न अपेक्षित रहता है, और वो प्रश्न है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 78 बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। पीएम कितनी शपथ लेता है? हंसराज जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को स्पष्ट करता है। आप कहेंगे कैसे करता है, इसका जवाब दीजिए। तो जवाब है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या क्या जानकारी ले सकता है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 78 में है, और प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 78 में। इस वजह से आर्टिकल 78 वो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को स्पष्ट करता है। हंसराज जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेता है? दोस्तों, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रधानमंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख नहीं है। तो फिर आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किस बात की शपथ दिलाता है? दोस्तों, आपको इस बात को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मंत्री जो शपथ लेता है वही शपथ प्रधानमंत्री लेता है। और आप इस बात को जानते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 ये कहती है कि मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है प्रधानमंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज हम लोग केवल आधा घंटा 25-27 मिनट आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लाइव होना चाह रहा हूं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो संविधान की जो भावना है उसके तहत सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जिन लोगों के नाम भेजता है उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाता है। इस वजह से अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने यदि इस्तीफा दिया तो ऐसी स्थिति में
संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही ये मान लिया जाएगा कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस बात को भी आप ध्यान रखें। हालांकि इस प्रकार की शब्दावली कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में और क्या बातें हो सकती है? प्रधानमंत्री के संदर्भ में और कई सारी बातें हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, और ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। एक और बात जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो ये है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। दोस्तों, आज मेरे हिसाब से जो 25 मिनट से मैं जिस तरह से लाइव हूं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात कहने जा रहा हूं वो यही है कि प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का नेता होगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी वगैरह किताब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ होगा प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता के रूप में। जी नहीं, लोकसभा का नेता वो तब होगा जब वो लोकसभा का सदस्य हो। हाँ, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जरूर होता है। देखिए, 3-4 शब्द है। एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो कि स्पीकर होता है। एक लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जो प्रधानमंत्री होता है। भले वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जरूर होगा। एक होता है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता अलग होता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सदस्य थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो आपको अभी भी पता होगा, वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय लोकसभा के नेता वो थोड़ी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो राज्यसभा के नेता थे, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का नेता वही होता है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की मेंबर के रूप में देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। इसी प्रकार से HD देवगौड़ा, हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, जो अभी कर्नाटक चुनाव में काफी चर्चा में रहे थे, ये देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये भी राज्यसभा से सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा से सदस्य थे। इस वजह से ये लोग राज्यसभा के नेता थे, ना कि लोकसभा के नेता। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्या करता है प्रधानमंत्री? हमारे देश में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 263, आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद है। प्रधानमंत्री इस अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होने का मतलब है जो देश का प्रधानमंत्री होगा वह अंतर्राज्य परिषद का भी अध्यक्ष होगा। पद पर होने की वजह से अध्यक्ष है, इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि वो अंतर्राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष है। आप लोग इसी प्रकार से दोस्त जानते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं अभी। आप लोग जानते हैं हमारे देश में एक नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और वो भी पदेन अध्यक्ष होता है। रूपर जी ने एक प्रश्न पूछा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? दोस्तों, आप एक बात को ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है शैक्षणिक योग्यता। और आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, सांसद या विधायकों के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। वो अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको अक्षर ज्ञान हो। ऐसे लोग भी विधायक और सांसद बनाए जा सकते हैं। उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। निकी राम जी कह रहे हैं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर प्लीज। निकी राम जी, आपका प्रश्न आया नहीं अभी तक। आदित्य सोनी जी कह रहे हैं राज्यसभा नेता कौन? प्रधानमंत्री जिस सदन का नेता होता है, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का नेता वही होता है। अभी नरेंद्र भाई मोदी लोकसभा के सदस्य है, इस वजह से वो लोकसभा के नेता है। और आप लोग जानते हैं अरुण जेटली जी जो हमारे केंद्र में मंत्री है, वो राज्यसभा के सदस्य है, वो लोकसभा के मेंबर नहीं है। इस वजह से वो राज्यसभा के नेता उनको बना रखा है। अरुण जेटली जी अभी राज्यसभा के नेता है। प्रधानमंत्री के लिए आयु कितनी होती है, महेंद्र जी पूछ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा प्रधानमंत्री की आयु कितनी होती है, ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोई आयु होती ही नहीं है।
प्रधानमंत्री की कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, ऐसा मैंने कहा आपको। प्रधानमंत्री मंत्री होता, आप पूछे मंत्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, और मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ऐसा मैंने आपको कहा। मैं एकदम बढ़िया हूं सांवरलाल जी, एकदम बढ़िया हूं। मोदी जी की डिग्री पर विवाद क्यों हुआ था? देखिए, मोदी जी की डिग्री पर विवाद से हमें कोई मतलब नहीं है। मोदी जी की डिग्री पर विवाद हो, चाहे स्मृति ईरानी की डिग्री पर विवाद हो, यहां प्रधानमंत्री की डिग्री का विवाद थोड़ी हुआ। मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है। प्रधानमंत्री किन किन संस्थाओं के प्रमुख होते हैं? मैंने कहा ना, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मनोज जी प्रश्न पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्य परिषद के वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मंत्री परिषद की वो अध्यक्षता करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों की वो अध्यक्षता करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए प्रधानमंत्री टॉपिक में केवल और केवल हम लोगों ने भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं उस पर हमने चर्चा की। मैं आप लोगों से एक राय ले लेता हूं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू जी का जो कार्यकाल 1947 से 1964 तक जो रहा, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी आपको दें, उनके समय की घटनाएं आपको दें, उनके समय कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे भारत की पॉलिटिकल व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करती है, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या ये चर्चा उचित रहेगी? आप इसके बारे में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आप इसी तरह से अपना समय बनाए रखें। आपके मैं मैसेज देखूंगा, आगे और जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.